Hello friends, I am Saurabh Kapadia and I welcome you all in my YouTube channel The Learning Brain। दोस्तों इस वीडियो से हम अपनी एक और नई वीडियो की शुरुआत करेंगे जो कि है क्या महिलाओं के पास भी अधिकार थे, क्या महिलाओं ने भी विद्रोह किया, जिसको कहेंगे डिड वुमेन ऑल्सो रिवोल्टेड, डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन, क्या महिलाओं ने भी एक रिवॉल्यूशन रखा? हाँ रखा। महिलाओं ने दो तरीके से रिवॉल्यूशन किया दोस्तों, महिलाओं ने दो तरीके से किया। एक तरीके से तो उन्होंने किया राजा के खिलाफ और दूसरी तरीके से किया हम अपनी नेशनल असेंबली के खिलाफ। अब यार नेशनल असेंबली तो उन्हीं लोगों के द्वारा बनाई गई थी जिन्होंने राजा को हटा के खुद वोट करके नेशनल असेंबली को बनाया था। कौन थे वो? थर्ड स्टेट के ही लोग थे, लेकिन थर्ड स्टेट में मेनली बिजनेसमैन, प्रोफेशनल, मिडिल क्लास पर्सन और थोड़े अमीर वर्ग के लोग थे जिन्होंने महिलाओं को वोटिंग का राइट नहीं दिया था, इलेक्शन लड़ने का अधिकार नहीं दिया था और बहुत सारे अन्य ऐसे अधिकार थे जो महिलाओं को दिए ही नहीं गए थे, जैसे कि राइट टू वोट, राइट टू एजुकेशन, राइट टू अर्न मनी एंड राइट टू मैनी थिंग्स। मतलब कई सारी चीजें जो डेली बेसिस पर हमें जरूरत होती है, उनके लिए कोई ऐसा स्कूल नहीं बनाया गया था, कोई ऐसा कोचिंग सेंटर नहीं बनाया गया था जहां वो पढ़ सकें, जहां वह पढ़ने के बाद कुछ ऐसा सीख सकें जहां उन्हें अच्छा खासा पैकेज मिले, अच्छा खासा उन्हें ऑफर मिले, कुछ बढ़िया कमाने का मौका मिले। कोई ऐसा जॉब ट्रेनिंग सेंटर नहीं था जहां पे वो कोई काम करने से पहले उसको ट्रेनिंग ले सके, कोई ट्रेनिंग से अपॉर्चुनिटी नहीं थी, मतलब कोई मौके नहीं थे उनके पास। उनकी जल्दी उम्र में शादी कर दी जाती थी जिसके कारण उन्हें जल्दी यानी अर्ली एज पे उन्हें अपने परिवार को टेक केयर करना पड़ता था, अपने परिवार की देख रेख करनी पड़ती थी दोस्तों, और जिसके कारण वह डाउन टू डेट सेक्शन में आती थी, यानी गरीबों से भी ज्यादा गरीब हालत में आती थी। उनकी हालत ऐसी हो गई थी वुमेन्स की। वुमेन्स जो थे उनको दिन भर काम करना पड़ता था, खुद ही कमाते थे, खुद ही खाते थे। दे यूज टू अर्न देमसेल्फ एंड फ्रॉम द मनी अर्न बाय देम दे यूज टू, इसका मतलब दे यूज टू ईट व्हाट दे यूज टू अर्न, इसका मतलब जो वह कमाते थे वही खाते थे। और अपने बच्चों का देख रेख करना, खाना बनाना, घर की सफाई करना। जैसे आज के टाइम पे हमें राशन की दुकान में लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है राशन लेने के लिए, उस टाइम पे एक रोटी लेने के लिए भी उनको लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था, जिसके कारण महिलाओं ने सोचा यार अधिकार तो हमें दिए ही नहीं गए, हमने विद्रोह किया। हमने अपने हस्बैंड, क्योंकि जो पति थे वो तो सोल्जर बन जाते थे, वो बाहर जाते थे घर के बाहर लड़ने के लिए, और लड़ाई झगड़ा सब बाहर ही रहता था पतियों का, मतलब हस्बैंड्स का बाहर रहता था। घर में तो फीमेल्स और चिल्ड्रन बचते थे, तो घर की तो देख रेख महिलाओं ने ही की है। एक तरीके से महिलाओं ने भी बराबर ही योगदान दिया है इस रिवॉल्यूशन में, लेकिन महिलाओं को मिला क्या? कुछ नहीं, जिसके कारण महिलाओं ने भी अपना रिवॉल्यूशन शुरू किया। उन्होंने अपने पॉलिटिकल क्लब्स बनाने शुरू किए जिसका नाम है द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड द रिपब्लिकन वुमेन, द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड द रिपब्लिकन वुमेन। ये दो नाम ऐसे हैं, यानी ये दो नाम दो ग्रुप्स के नाम हैं, दो क्लब के नाम हैं। जैसे आज के टाइम पे कांग्रेस और बीजेपी है, उस टाइम पे फीमेल्स में ये दो फेमस ग्रुप थे, उस टाइम पे वुमेन के द्वारा बनाए गए ये दोनों ग्रुप थे। और ये ग्रुप मतलब इन ग्रुप ने अपने न्यूज़पेपर स्टार्ट किए, अपनी बातें स्टार्ट करी, अपना अपना कार्यक्रम, अपना प्रोग्राम, अपनी एक्टिविटीज स्टार्ट करी, जिसके कारण इनकी बातें, इनकी यादें और इनकी चर्चाएं लोगों में फैलने लगी। और अब हम पढ़ेंगे कि इसके साथ साथ उनको मतलब उन्होंने अपने ग्रुप बनाए, तो ग्रुप बनाने का कोई फायदा हुआ क्या? उनको अधिकार कभी मिले भी, या फिर वो बिना अधिकार के जिंदगी भर रह रही हैं, रह रही थी और रह रही होंगी? देखेंगे दोस्तों। तो वुमेन्स वर द एक्टिव पार्टिसिपेंट्स, यानी महिलाओं ने भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया
दे होप देयर इन्वॉल्वमेंट, उन्होंने सोचा कि अगर वो पार्टिसिपेट करेंगी तो उनका पार्टिसिपेशन सरकार को प्रेशर देगा। किस में पार्टिसिपेशन करेंगी वो? इन्वॉल्वमेंट इन द पॉलिटिकल एक्टिविटीज लाइक मेकिंग पॉलिटिकल क्लब्स, पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड स्प्रेडिंग न्यूज अबाउट द बैड कंडीशन ऑफ द वुमेन एंड सो मेनी अदर थिंग्स। प्रेशराइज द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट, रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट वही नेशनल असेंबली। और क्यों वो ऐसा प्रेशराइज करना चाहते थी? अभी मैंने आपको वही बताया, टू मेक देयर लाइफ इम्प्रूव्ड, टू मेक सेल्फ रिलायंट। वो अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना चाहती थी, क्योंकि उनको पूरे दिन खुद ही काम करना पड़ता था, उनके कोई हस्बैंड का सपोर्ट नहीं था। और थर्ड स्टेट की वुमेन जो थी उनको कोई एजुकेशन का, कोई जॉब ट्रेनिंग का अधिकार नहीं था। ठीक है दोस्तों, ना कोई एजुकेशन का और ना कोई जॉब ट्रेनिंग का अधिकार था। और वर्किंग वुमेन यानी जो महिलाएं काम भी करती थी उनको अपने परिवार का भी टेक केयर करना पड़ता, यानी अपने परिवार की भी देखरेख बराबर ही करनी पड़ती थी, अपने परिवार को भी साथ ही साथ संभालती थी वो। और जो महिलाओं की वेजेस थी, अब महिलाओं के एक दिन की जो वेज थी, मतलब कमाई थी, वो पुरुषों से कम थी। आप समझ रहे होगे, ये आपको सोच, मतलब आप ये लाइनें पढ़ के आपको लग रहा होगा ये आज भी यही चीजें हैं हमारे समाज में। काफी हद तक आप रिलेट कर पा रहे होगे ना दोस्तों। वेजेस कम थी, ठीक है, और उनको खुद का कुक करना पड़ता था, मतलब खुद ही खाना बनाते थे। आज के टाइम पे तो कुछ हद तक में मतलब आदमी जो है वो खाना बनाना जाने हैं, कभी मतलब आदमियों को भी खाना बनाना आता है, वो भी खाना बना लेते हैं। और काफी हद तक कभी अगर मान लो किसी की वाइफ कभी बीमार हो जाती है तो पुरुष ही मेनली केसेस पे खाना बनाता है उस टाइम पे। तो उस टाइम पे लेकिन महिलाओं को ही सिर्फ खाना बनाना आता था, खुद ही पानी लाते थे, क्योंकि उस टाइम पे तो ये टेक्नोलॉजी थी नहीं कि जमीन से हम सबमर्सिबल लगवा के, ट्यूबवेल लगवा के जमीन के नीचे से पानी निकाल सके। और उस समय पे ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था, तो इसलिए उन्हें तालाबों से और नदियों से और कुओं से पानी लाना पड़ता था, बड़ी दूर दूर पैदल चलकर, और लाइनों में लगना पड़ता था ब्रेड लेने के लिए, और अपने बच्चों का देखरेख करना पड़ता था। यानी 4-5 रीजंस थे क्यों उन्होंने ये रिवोल्ट किया। एजुकेशन नहीं, जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं, वेजेस नहीं, मतलब कोई वेजेस मैन के बराबर नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि उनको पैसे ही नहीं मिलते थे, अगर वो काम करते थे तो मिलते थे, लेकिन पुरुषों के बराबर नहीं मिलते थे, आदमियों के बराबर नहीं मिलते थे। और क्या क्या नहीं था उनके पास, अपने घर का खुद ही देख रेख करना, सारी चीजें खुद ही करना। लेकिन इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट वही क्या हुआ होगा इसका, उन्होंने आउटकम इसका क्या आया कि उनके जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी वो बढ़ गई, पॉलिटिकल एक्टिविटीज बढ़ गई, जिसके कारण वुमेन को अब अपने पॉलिटिकल क्लब बनाना पड़ गया। वुमेन ने सेम पॉलिटिकल डिमांड किए, पॉलिटिकल राइट्स डिमांड किए, जितना मैन के पास डिमांड है, जितना मैन चाहते हैं अपने पास पॉलिटिकल राइट्स रखना, उतना ही वुमेन्स भी चाहती थी। ठीक है, उन्होंने अपने न्यूज़पेपर स्टार्ट किए, अपने पॉलिटिकल क्लब स्टार्ट किए, और 2 पॉलिटिकल क्लब याद रखना दोस्तों, इसके नाम 1 नंबर में आ जाएंगे पेपरों में, द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड द रिपब्लिकन वुमेन। इन्होंने इन 2 क्लब्स ने ज्यादातर महिलाओं को इग्नाइट करके रखा, महिलाओं को उत्साहित करके रखा कि वो रिवॉल्यूशन में, विद्रोह में लगातार पार्टिसिपेट करती रहें। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1971 में जो महिलाएं थी उनको पैसिव सिटीजन बना दिया गया था, मतलब कोई वोट देने का अधिकार ही नहीं था उनके पास। पैसिव सिटीजन वही जो 25 साल से कम का है, 3 दिन की लेबर वेज यानी 3 दिन काम करे, उसके बाद जो उसे पैसा मिले वो सारा टैक्स, अगर वो 3 दिन का जितना कमाया हुआ नेशनल असेंबली को दे देता है, एक पुरुष है 25 साल से ऊपर का है, तो वो एक्टिव सिटीजन कहलाया जाएगा और उसके पास वोट देने का अधिकार होंगे। लेकिन पैसिव सिटीजन इसका उल्टा, 25 साल से कम
मैन यानी पुरुष नहीं, महिला होना चाहिए, वो पुरुष नहीं, वुमेन। और इन एडिशन टू विच वो 3 दिन की लेबर वेजेस के बराबर टैक्स भी ना दे, वो पैसिव सिटीजन कहलाता था। महिलाएं कमाई करती थी, मतलब वो कमाती थी, और अगर उनको पॉलिटिकल राइट चाहिए थे तो वो 3 दिन का वेजेस भी दे सकती थी, लेकिन उनको तो संविधान में ही ऐसा लिख दिया गया था कि नो वुमेन राइट्स आर गिवन टू देम। ओके फ्रेंड्स, अगर वो अपना टैक्स भी दे कि चलो 3 दिन के बराबर की बजाय हम 6 दिन का देते हैं, फिर भी उनको कोई राइट्स ही नहीं दिए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वुमेन डिमांडेड राइट टू वोट, वो वोट देने का अधिकार चाहती थी, एंड टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली, यानी वो चाहती थी कि वो भी इलेक्शन लड़े और असेंबली, नेशनल असेंबली का पार्ट बने, वो भी ऐसा मतलब रिप्रेजेंटेटिव बने वुमेन्स का, वो भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व करें। प्रतिनिधित्व का मतलब क्योंकि एक महिला, ऐसा माना जाएगा कि अगर एक महिला वोट लड़ रही है, मतलब इलेक्शन लड़ रही है, तो ज्यादातर जो वोट मिलेंगे उसे महिलाएं उस वर्ग से मिलेंगी जो वर्ग महिलाओं का होगा। यानी अगर कोई महिला इलेक्शन लड़ रही है तो ज्यादातर वोट उसे वुमेन्स से ही मिले होंगे, लेडीज लोगों ने ही उस लेडीज को वोट दिया होगा। तो वो एक तरीके से, क्योंकि लेडीजों ने ज्यादातर वोट दिया है, तो एक महिला दूसरे महिला का दुख दर्द समझते हुए उसके बारे में अच्छी पॉलिसीज लेकर आएगी। ओके फ्रेंड्स, डिमांडेड टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली एंड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस, यानी वो चाहती थी कि वो भी कोई मिनिस्टर बने, कोई मंत्री बने, कोई डिफेंस मिनिस्टर बने, कोई ऐसा मिनिस्टर बने जिसके कारण वुमेन्स का प्रेस्टीज यानी वुमेन्स का सम्मान बढ़े, वुमेन्स का बुद्धि मतलब वुमेन्स के विवेक और बुद्धि का परिचय हो, वुमेन्स की शक्ति को दर्शाया जा सके। और वुमेन्स ने ये सारी चीजें करी। इसके बाद क्या वुमेन्स को कुछ मिला भी? वुमेन्स ने पॉलिटिकल क्लब बनाए, ये सारी चीजें की, क्या वुमेन्स को कुछ मिला? हाँ मिला। अभी हम पढ़ेंगे क्या मिला। महिलाओं को अधिकार मिले। अधिकार किसने दिए? नेशनल असेंबली ने ही दिए। क्या क्या अधिकार थे? उनको स्कूलिंग कंपलसरी कर दी गई थी कि अब सारी महिलाएं स्कूल जाएंगी, सारी लड़कियां स्कूल जाएंगी, और अब लड़कियों के पिताजी लड़कियों को शादी के लिए फोर्स नहीं कर सकते थे। लड़कियों को कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी कि वो शादी करेंगी और करेंगी, उनकी इच्छा है वो करें या ना करें, ये था। और मैरिज को एज ए कॉन्ट्रैक्ट बना दिया गया था, यानी मैरिज अब रजिस्टर्ड हो गया था। यानी अगर कोई महिला और पुरुष शादी कर रहे हैं तो उनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा कि किस तारीख को उन्होंने शादी करी, कब उनका डाइवोर्स, मतलब कब शादी करी, कब डाइवोर्स करे, कब हुआ उनका, और कितने समय तक उनकी शादी रही, किसने शादी करवाई, कहाँ हुई, कैसे हुई, और पुरुष का नाम क्या था, महिला का नाम क्या था, सारी चीजें रिकॉर्ड रहेंगी, सरकार के पास रजिस्टर्ड रहेंगे, और एज ए प्रूफ रहेंगी कि हाँ ये दोनों ने कभी शादी करी है या करी थी या करेंगे। ये रिकॉर्ड एज ए बनाया जाएगा जब उनकी शादी होगी, क्योंकि ये शादी का जो सिस्टम था इसे क्या बना दिया गया था, पूरी तरीके से रिकॉर्डेड बना दिया गया था, मतलब अब पूरा रिकॉर्ड बनेगा, क्योंकि ये अब रजिस्टर्ड होने लगा था शादियों का सिस्टम, कि हाँ भाई अब शादी रजिस्टर्ड, मतलब पूरी तरीके से अब शादियां जो होंगी अब पूरी तरीके से रिकॉर्डेड होंगी, इसलिए ये अब कॉन्ट्रैक्ट में बना दिया गया था, मतलब एक दस्तावेज के रूप में पूरी डॉक्यूमेंट बनती थी शादी की। और इंटर्ड इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर द सिविल लॉ। सिविल लॉ वो लॉ होते हैं जो लोगों के सिविल लॉ वो लॉ होते हैं जो लोगों के आम जीवन से संबंधित होते हैं, वो लॉ। तो शादी भी एक तरीके से लोगों के आम जीवन का ही एक हिस्सा है, इसलिए इनको सिविल लॉ के अंदर शादियों को रखा गया था। ओके फ्रेंड्स, एंटर्ड इनटू ए फ्रीली एंड रजिस्टर्ड लॉ। मुझे पता है कि आप सबको ये समझ आ रहा होगा, मुझे इतना ज्यादा इसे डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप समझ पा रहे होंगे। डाइवोर्स भी लीगल बना दिया गया था कि डाइवोर्स अब हो सकता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। अगर कोई महिला या पुरुष चाहता है डाइवोर्स लेना
तो ले ले भाई। अगर तुम हैप्पी हो रह के साथ, हैप्पी नहीं हो तो तुम्हारी इच्छा है, डाइवोर्स लो या मत लो। वुमेन्स अब ट्रेनिंग कर सकती थी, जॉब कर सकती थी, आर्टिस्ट बन सकती थी, यानी अब वो सिंगिंग कर सकती थी, गाना गा सकती थी, ड्राइंग बना सकती थी, अपना कोई बिजनेस चला सकती थी, कोई अपना आर्किटेक्चर का काम, मतलब कोई साइंस वगैरह पढ़ के कोई इंजीनियर बन सकती थी, जॉब ट्रेनिंग कर सकती थी, बीटेक, बीबीए, बीकॉम, ये तो हमारे इंडिया के कोर्सेज हैं। उसी तरीके से फ्रांस में भी अगर ऐसे कोई कोर्स होते जो बिजनेस से संबंधित होते, जो जॉब से संबंधित होते, तो वुमेन्स को अलाउ था कि भाई अब तुम ये सारी चीजें कर सकते हो। ये सारी चीजें थी, लेकिन महिलाओं ने इन सारी चीजों को भी ठुकरा दिया। ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्योंकि उनको बेसिक ऑफ ऑल राइट, बेसिस ऑफ ऑल राइट, पॉलिटिकल राइट्स तो मिले ही नहीं थे। बट वुमेन्स स्ट्रगल कंटिन्यूड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पॉलिटिकल राइट्स। क्योंकि रीन ऑफ टेरर के टाइम पे जो मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर था, उसने वुमेन्स के क्लब को बैन करवा दिया गया था, वुमेन्स की पॉलिटिकल एक्टिविटीज को बंद करवा दिया गया था उसके द्वारा, मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर के द्वारा 1793 के टाइम पे। इसलिए वुमेन्स का स्ट्रगल कंटिन्यू रहा, कोई ज्यादा खास इफेक्ट नहीं पड़ा। जो वुमेन्स, मतलब जिन महिलाओं ने मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर के टाइम पे विद्रोह किया, उनको पकड़ लिया जाता था और काफी महिलाओं को एग्जीक्यूट यानी मरवा दिया जाता था। उनके हालत बुरे से बदतर चलती रहती थी, होती रहती थी, और उनको जो उनके वोटिंग राइट्स मना कर दिए गए थे, कोई वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए थे। और फाइनली इन 1946 वुमेन्स इन फ्रांस गॉट द राइट टू वोट। लेकिन 20वीं शताब्दी, मध्य 20वीं शताब्दी के टाइम पर महिलाओं ने अपना स्ट्रगल जारी रखा, कंटिन्यू रखा। उनका स्ट्रगल चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। 1700 से लेके, मतलब 1793 से लेकर 1946, लगभग 200 साल, 150-200 साल तक महिलाएं विद्रोह करती रही, अपनी आवाज उठाती रही, और आखिरकार याद रखना ये डेट, 1946, हम जिस साल हम आजाद हुए थे उससे ठीक 1 साल पहले महिलाओं को फ्रांस में वोटिंग राइट दे ही दिया गया था। मतलब महिलाओं ने भी लड़ते 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 आखिरकार अपना वोटिंग राइट प्राप्त कर लिया। और इस तरीके से महिलाओं ने भी अपना स्ट्रगल दिखाया कि हाँ भाई, हमने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली, हमने भी कुछ ना कुछ मेहनत करी है, जिसके कारण हमारा स्ट्रगल रहा है। जिस तरीके से हम 200 साल अंग्रेज के लिए गुलाम रहे, अंग्रेज के अंडर गुलाम रहे, उसी तरीके से वुमेन्स ने भी 200 साल स्ट्रगल किया होगा अपना वोटिंग राइट लेने के लिए। हमें लगता है यार वोट लेना तो कुछ भी नहीं है, लेकिन महिलाओं के दिलों से पूछो, उनको कैसा लगता होगा जब उनके लिए कोई अधिकार ही नहीं थे। सो हम पढ़ेंगे ओलंपिया डी गॉर्जेस के बारे में। ओलंपी डी गॉर्जेस, इनका जन्म हुआ था 1748 में और 93 में इनकी डेथ हो गई थी। 93 वही समय था जब मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर का शासन चल रहा था, यानी मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर उस टाइम पे राजा था। तो मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर के टाइम पे उन्होंने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ विद्रोह किया था, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को पसंद नहीं किया था, क्योंकि ये लेडीज़ थी। और 1791 के 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन ने महिलाओं को तो वैसे ही कोई अधिकार नहीं दिए थे, इसलिए इन्होंने उस संविधान के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, यानी उस संविधान के खिलाफ अपना नाराज़गी दिखाया था, अपनी नाराज़गी जताई थी। और उसने क्या किया था, प्रोटेस्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, और कॉन्स्टिट्यूशन का नाम था डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। संविधान के नाम में ही लिखा हुआ है कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन, यानी आदमियों के अधिकारों का घोषणा पत्र, और सिटीजन यानी नागरिकों के अधिकारों का घोषणा पत्र। इसलिए ओलंपी डी गॉर्जेस ने इस संविधान के खिलाफ अपनी नाराज़गी दिखाई। और 1791 में उन्होंने क्या किया था, अपना खुद का संविधान लिखा था, जिसका उन्होंने नाम दिया था डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन एंड सिटीजन। ये नाम था, डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन एंड सिटीजन। ओके फ्रेंड्स, और क्योंकि उन्होंने अपना एक संविधान, मतलब अपना खुद का एक
एक वर्जन निकाला था संविधान का। उसने क्या किया था, इस संविधान को भी बताया था कि वहाँ की रानी मैरी एंटोनेट को भी दिखाया था कि देखो ये संविधान मैंने कुछ आर्टिकल्स, कुछ लॉ मैंने अपनी तरफ से इसमें ऐड किए हैं संविधान में जो महिलाओं के लिए बेनिफिशियल हैं। इसने क्यून को भी दिखाया था और नेशनल असेंबली के मेंबर्स को भी दिखाया था कि देखो ये संविधान, मतलब मैंने, तुमने जो संविधान बनाया अच्छा बनाया, लेकिन मैंने भी अपनी तरफ से कुछ पॉइंट्स ऐड ऑन किए हैं जिसको मैंने नाम दिया डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन एंड सिटीजन। लेकिन इसकी बात को किसी ने नहीं सुना था, इसको इग्नोर कर दिया गया था। और 73 में जब जैकोबिन की सरकार आई तो उसने जैकोबिन की सरकार को भी क्रिटिसाइज़ किया, यानी क्रिटिसाइज़ की मतलब आलोचना की, बुराई करी जैकोबिन की सरकार को। और तुमको पता ही है दोस्तों कि जैकोबिन के टाइम पे सारे पॉलिटिकल क्लब्स बैन कर दिए गए थे। इसलिए जो हमारी ओलंपी डी गॉर्जेस है, इसने तो और खुलकर विरोध किया था जैकोबिन क्लब का। क्यों? क्योंकि इसको ये चीज़ पसंद नहीं आई थी कि भाई जैकोबिन क्लब ने वुमेन्स के क्लब को क्यों बंद कर दिया। इसलिए उसने जैकोबिन गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा बुराई करी, उसकी बहुत ज़्यादा निंदा करी। इसकी वजह से नेशनल कन्वेंशन ने, अब क्योंकि जैकोबिन के टाइम से पहले भी, क्योंकि नेशनल कन्वेंशन हमारा 1791 से 92 और 93 तक चला, 2 साल रहा। तो इन दो सालों तक ओलंपी डी गॉर्जेस ने अपना काम जारी रखा, 2 सालों तक महिलाओं के अधिकारों की बात जारी रखी। इसलिए इसको विदेशद्रोह का, राजद्रोह का भी नाम दिया गया था कि ये राजद्रोही है, अपने देश से ही द्रोह करती हैं, यानी अपने देश के खिलाफ गतिविधियां करती हैं, अपने देश के खिलाफ ऐसी एक्टिविटीज़ करती है जो हमारे देश के लिए हानिकारक हैं। इसलिए शी वाज ट्राइड बाय द नेशनल कन्वेंशन ऑन द चार्ज ऑफ ट्रेजन, यानी वर्किंग अगेंस्ट द वेलफेयर ऑफ नेशन, अपने देश के कल्याण के खिलाफ काम करने का इसको नाम दिया गया था। और कुछ समय बाद इनकी मृत्यु कर दी गई थी, मतलब शी वॉज एग्जीक्यूटेड बाय द मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर।